तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की बायोलॉजी। 12th बायोलॉजी में जनन चैप्टर यानी चैप्टर 1 देखने वाले हैं। जनन, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन। एक क्लास हमारा इसमें हो चुका है जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, जिसमें जीव क्या है, उनके जनन की जो महत्व क्या है, उन सारे चीज़ों को, किसका जीव की आयु क्या होती है, ये सारे चीज़ों को हमने आपको उस क्लास में क्लियर। और इस क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, आगे यानी जनन को समझने वाले हैं, रिप्रोडक्शन को समझने वाले हैं। तो समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, जब कोई भी जीव अपने से छोटे संतति का जन्म देते हैं ना, तो उसी को हम रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। यानी इसका हम डिफिनेशन कैसे देंगे, अभी लिख नहीं रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम लिख देंगे ताकि आप लोगों का नोट्स करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यानी जनन किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने जैसे छोटे जीवों का जन्म देता है तो वही रिप्रोडक्शन यानी जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, ये तो समझ गए आप कि जनन का मतलब है, जन्म। यानी जब कोई जीव अपने जैसा जीवों का जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन यानी जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यानी ध्यान देखिएगा, जनन में और कुछ बातें, फिर ये वही छोटा जीव आगे चलकर मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व होकर मैच्योर होकर अपने जैसा फिर नए जीवों का जन्म देता है। वो सारे पोषण क्रिया, सारे मतलब जीवों से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, सारी क्रिया प्रोसेस करने के बाद वो बूढ़ा होकर मर जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन जो उससे जनन हुआ है, छोटे छोटे जीव, फिर वही बड़ा होते हैं, फिर वह आगे चलकर मैच्योर होते हैं, फिर वही उनसे अगला जीव का जनन होता है, फिर वह मर जाता है। यही हमारी सृष्टि का नियम है। इसी को हम जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसी पर हमारी सृष्टि चल रही है, पृथ्वी या सृष्टि कहे तो चल रही है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। एक चीज़ आएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके जैसा कोई दूसरा नहीं आएगा। यानी रिप्रोडक्शन जरूरी है। ये तो समझ गए आप रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बाद देखिए, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के, जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक है ना, अलैंगिक जनन, जिसे कहा जाता है एसेक्सुअल, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो होता है। यानी जनन जीवों में दो तरीका से होता है, दो प्रकार से होता है। एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक होता है। यानी ध्यान से समझिएगा। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या जनन के लिए जीव का रहना जरूरी है? तो आपका आंसर होगा यस, हाँ, क्योंकि जीव रहेगा तो उसी से नए जीव की उत्पत्ति होगी। पहला चीज तो क्लियर। दूसरा चीज, क्या जनन के लिए एक से अधिक जीव का रहना जरूरी है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है कि भाई जनन के लिए कम से कम दो जीव का रहना जरूरी है। लेकिन कुछ परिस्थिति में एक जीव ही जनन करता है, उसी को तो हम एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कहा जाए, आपको हम बताएं तो इसमें जनन के लिए एक जीव होता है, एक ही जीव जनन करता है, ठीक है ना।
जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इस सारे में एक जीव रहता है, एक ही जीव जनन करता है, जैसे ईस्ट के अंदर, ठीक है ना, मुकुलन की क्रिया। इसमें क्या होता है, एक ही जीव रहते हैं और एक ही जीव जनन को करते हैं, वह अलैंगिक जनन कहता है। और लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव होते हैं, ठीक है ना। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो विपरीत लिंग वाले जीव होता है। अर्थात कहा जाए तो हम मनुष्यों में, ठीक है, गाय हो गई, भैंस हो गया, ठीक है ना, बड़े बड़े जानवर, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात लैंगिक जनन होता है। जनन के लिए यानी बच्चे की उत्पत्ति के लिए लैंगिक जनन होता है। किसमें? हम मनुष्यों में, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, सब में। लेकिन अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस एक ही जीव होता है, एक ही जीव जनन की प्रक्रिया को पूरा करता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ईस्ट, हाइड्रा, ठीक है ना, इस सारे जीव में एक कोशिकीय जीव है, एक एकल जनन कहा जाता है, इसे एकल जनन होता है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन आज के इस क्लास में हम लोग का यही बस एक टॉपिक रहेगा, अलैंगिक, ठीक है ना। इसके बाद के क्लास में हम लोग लैंगिक बड़ा टॉपिक रहेगा, पूरा एक क्लास उस पर देंगे, उसके बाद चैप्टर यह खत्म हो जाएगा। अलैंगिक जनन यानी कहा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसमें जन्म के लिए एक जीव की आवश्यकता होती है, एक ही जीव जनन करता है। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं अमीबा, ईस्ट भी हो सकता है, ईस्ट, ठीक है ना, पैरामीशियम भी, बहुत सारे जीव है। एक एक जीव को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं अमीबा में जनन, अमीबा में जनन कैसे होता है। देखिए, अमीबा में भी जनन दो तरीका से होता है, यानी अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरीका से होता है। अब कैसे? पहला केस यानी अमीबा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अमीबा एक ऐसा एकल कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति अनिश्चित होती है। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, इसकी आकृति अनिश्चित होती है अमीबा की, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका होता है, जैसे रूप चाहे वैसे रूप ये धारण कर सकता है, ठीक है ना, अमीबा। तब इसमें कैसे जनन होता है इसको समझने वाले हैं। इसके खान पान ये सारे चीज़ हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझेंगे इसमें जनन कैसे होता है। अमीबा के अंदर एक कोशिका है, तो एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक रहेगा, ठीक है ना। अमीबा को जब जनन करना होता है तो यही केंद्रक लंबा होता चला जाता है, इस तरह एक केंद्रक जो है इस तरह लंबा होता चला जाएगा, ठीक है, लंबा होगा। लंबा होते होते ये केंद्रक जो है कुछ इस शेप में आने लगेगा, ऐसे, ठीक है, और करते करते ये बीच से टूट जाएगा और टूट के जो दो पुत्री अमीबा में इस तरह बट जाएगा, ठीक है ना। और एक केंद्रक अब दो केंद्रक में बट गया और ये दोनों केंद्रक परिपक्व होकर दो नए अमीबा का निर्माण करते हैं और इसी को हम कहे थे कि ये अमर है, ठीक है। इसी तरह 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 ले 10 ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है अमीबा में, एक कोशिकीय अमीबा में। इसी को कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है ना। अलैंगिक जनन का ये आपका एक उदाहरण। एक और उदाहरण देखते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि अमीबा में ये द्विखंडन की क्रिया है, इसको हम कहेंगे द्विखंडन, ठीक है ना। इसके अलावा एक और होता है बहुखंडन। इसमें क्या होता है ना, दोनों अमीबा में हो सकता है, किसी में द्विखंडन किसी में बहुखंडन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अमीबा के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक अपने चारों तरफ एक कठोर सी पुट्टी बनाता है,
पुटी, और इसी के अंदर केंद्रक अपना विभाजन करता है। इस तरह केंद्रक अपना विभाजन करता जाएगा, ठीक है। अब केंद्रक विभाजित होकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इस तरह बहुत सारे विभाजित होगा। विभाजित करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि ये ओवर हो जाएगा इसमें, और ये पुट्टी कहीं से फट जाएगी और सारे केंद्रक यहाँ से इस तरह बाहर निकल जाएंगे और वायुमंडल में आकर कुछ उसमें से मर भी जाएंगे, मतलब ख़त्म भी हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अर्थात कुछ केंद्रक परिपक्व होकर, कुछ का अत्यधिक केंद्रक परिपक्व होकर यानी मैच्योर होकर एक नए नए अमीबा का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। जैसे अंडा से होता है निर्माण, उस तरीका से कुछ इसी प्रकार का जनन इष्ट में भी होता है। इष्ट यानी मुकुला, ठीक है ना। इष्ट में भी कुछ इसी प्रकार का जनन होता है। इष्ट में भी क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, ठीक है ना, इसे उसके केंद्रक 2 भागों में इस तरह टूट जाता है और टूटकर 2 अलग अलग इष्ट का निर्माण करता है इस तरह, ठीक है ना। आलू देखे हैं आप लोग? आलू के अंदर देखे होंगे उसमें आँख जैसी एक रचना होती है। आलू हो गया, प्याज के ऊपर होता है, बस प्याज में तो एक ही होता है। आलू के अंदर आँख जैसी रचना होती है, जैसे जैसे आलू हो गया ना, तो इसमें बहुत सारे आँख जैसी इस तरह रचना होती है, ठीक है ना। उसमें ऊपर नीचे देखने को आपको मिल जाएगा आलू है, इस तरह आँख जैसी रचना है। और वो कहा जाता है कि वहीं आँख में से क्या निकलता है? पौधा निकलता है। यानी आलू बोते समय यदि आप एक आलू को इस तरह काट देंगे इस तरह, तो ये आपका एक भाग ये डाल दिया जाएगा, इसमें भी एक आलू निकलेगा, इसमें भी एक आलू का पौधा हो जाएगा। यदि इस भाग को डालेंगे इसमें, मतलब ये वाला रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर ये मुकुलन की ही क्रिया होती है। मुकुलन एक ऐसा प्रक्रिया है, मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक जीव के केंद्रक एक से अधिक भागों में विभाजित होकर, यानी कहा जाए तो एक से एक अपने को अलग करके एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, मुकुलन कहलाता है। एग्जाम्पल 1-2 देते हैं, समझ जाइएगा। जैसे कि मूली निकालते हैं आप लोग, जमीन से मूली निकलता होगा, तो मूली के समय देखे होंगे कि एक साथ में कभी कभी मूली या गाजर उसके साथ में एक साथ में 2-2 इस तरह चिपका रहता है जोड़ा में, ठीक है ना। उसी टाइम हम उसको निकाल लिया होता, मतलब वो मुकुलन कर रहा था अभी, ठीक है ना। अब मुकुलन करके वो अलग नहीं हुआ था, अभी अलग होने वाला था, तब तक हम उसको निकाल लेते हैं। उसी में क्या होता है कि एक ये हो गया, उसमें से एक इस तरह निकलता है और नीचे से उसमें मुकुलन करके टूट जाता है, 2 भाग में 1 से 2 बन गया, ठीक है ना। तो ये जनन कहा जाता है, ठीक है ना। धान में लोग ऐसे ही धान में भी होता है, एक से अधिक, एक में से निकलता है, एक में से अधिक बहुत सारे निकल जाता है, उसमें से पौधा निकल जाता है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि बियाछ गई, इन भोजपुरी भाषा है बियाछ। तो इसी तरह होता है गाजर वाजर में, 1 से अधिक, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह अलग हो जाते हैं। कभी कभी हम उसी को निकाल देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जोड़ा है, ये नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक ही में है, ठीक है ना। तो यही मुकुलन की क्रिया होती है, ठीक है ना। तीसरी समझते हैं। तीसरा होता है जनन। अलैंगिक जनन में अपखंडन या पुनर्जनन कह सकते हैं। इसमें आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं स्पाइरोगाइरा या पलनेरिया का। स्पाइरोगाइरा या पलनेरिया। स्पाइरोगाइरा कैसे होता है? देखिए उसकी संरचना इस तरीक़ा से होती है, ठीक है ना। कुछ इस तरीक़ा से संरचना होती है स्पाइरोगाइरा की। इसकी खास बात क्या है? स्पाइरोगाइरा की खास बात यह है कि इसे हम बीच में से काट देंगे ना, 2 भाग कर देंगे, तो वापस जैसे इस तरह हम इसको काट दिए, इस तरीके से हम इसको अलग अलग काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, दोनों अपना जितना भी भाग कटा हुआ है इसका, वो पुनर्जनन कर लेगा, यानी फिर से ऐसा भाग निर्माण कर लेगा। ये इसकी खास बात होती है। स्पाइरोगाइरा या पलनेरिया का भी हम यदि काट दें तो वो ऐसे ही पुनर्निर्माण कर लेता है, इसलिए अपखंडन या पुनर्जनन भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक और लेते हैं अलैंगिक जनन का, बीजाणु जनन, ठीक है ना। एक लेते हैं राइजोपस क्या होता है? ऊपर एक निकला होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कण निकले रहते हैं,
ठीक है ना। ये वायरस क्या होता है, तेज हवाओं के कारण हवा में आ जाता है और यही जो है छोटे छोटे वायरस एक अपना संसार बसा लेता है, एक बड़े बड़े वायरस बना लेता है, यानी बीजाणुओं का निर्माण कर देता है, जिसे हम बीजाणु जनन या राइबोपस कहते हैं। मतलब क्या है, एक बीजाणु उससे अपना एक नया संसार क्रिएट कर ले, एक नया संसार बना ले, तो ऐसी व्यवस्था को हम बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो आइए एक और चीज समझ लेते हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन देखिए, जैसे अदरक में भी आँख जैसी रचना निकलती रहती है। क्या होता है कि पहले कायिक है क्या ये समझते हैं। अच्छा, कलमी के नाम तो सुने होंगे ना आप लोग, कलमी पौधा जो एक लगाने के 1 या 1.5 वर्ष के अंदर ही फल देने लगता है। नहीं तो पहले के पेड़ पौधे थे कि बाबा लगाते थे तो उनका नाती खाता था, ठीक है ना, और नाती भी मरने से पहले लगा देता था कि मेरा नाती खाएगा। मतलब क्या, एक पीढ़ी लगाया तो उसे अगला पीढ़ी या उससे अगला पीढ़ी उससे खाया। लेकिन आज के समय है, आज पौधा लगाइए अगले साल फल निकलने लगेगा, यानी अपना लगाया हुआ पौधा आप ही खा सकते हैं। क्यों? कायिक प्रबंधन के कारण, ठीक है ना। कलमी पौधा बनाए थे कायिक प्रबंधन से, यानी कहा जाए जब कोई पेड़ पौधा अपने पत्ता, तना, बीज से नए पेड़ पौधा के उत्पादन कर दे तो उसे हम कायिक प्रबंधन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कहा जाए तो देखिए, कलमी पौधा कैसे बनाया जाता है। किसी फलदार वृक्ष को ले लिया जाएगा, उसके टहनी को चारों तरफ से काट कर कुछ उसमें लगा रहना चाहिए और उस पर मिट्टी लगाकर, खाद वाली मिट्टी लगाकर उसे बांध दिया जाता है। जब उसमें बहुत सारे रेशे निकल आते हैं तो उसे वहाँ से काट कर 21 दिन के अंदर उसे ले जाकर मिट्टी के अंदर लगा दिया जाता है। कलमी पौधा तैयार हो जाता है। अब उसमें क्या होता है ना कि उस पौधा की जो सारी सिस्टम्स है वो पहले से बड़े पौधे बना चुका रहता है, ठीक है ना, उस टहनी का। इसलिए उस सिस्टम बनाने का जो समय है, एक लंबा समय, वो लंबा समय हम लोगों का बच जाता है, ठीक है ना, और डायरेक्ट वह फल देना शुरू कर देता है। समझ जाइए। वैसे ही जैसे ऐसे समझिए कि मान लें कि हम इतने बड़े हो गए हैं या आप लोग बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए हैं अर्थात आप लोग परिपक्व मैच्योर होने लगे हैं, ठीक है ना। और जनन, एक छोटा सा बच्चा जनन तो कर नहीं सकता है, जनन के लिए मैच्योर होना जरूरी है। अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है ना, और हमको या हम लोगों को कोई यहाँ से काट दे, ठीक है, मान लीजिए ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मैच्योर होने के लिए, जनन होने के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे स्पर्म्स, ओवम, यदि हमारा है तो आसानी से जनन हो सकता है। तो वहीं बस पेड़ पौधा के साथ है कि जो पुराने पेड़ पौधे के टहनी है वह, उसके अंदर ये गुण पहले से मौजूद है, अर्थात वह जनन क्रिया करने में सक्षम है, ठीक है ना। तो कायिक प्रवर्धन समझ गए। अदरक का हो गया, अदरक का जो ये अंकुर जैसी रचनाएं निकलती रहती है, उसे छोड़ देने पर वहीं आगे बढ़कर एक पौधा का आकृति ले लेता है, ठीक है ना। आलू में भी से भी पहले से देखते हैं आप लोग, आलू घर पर रखते हैं, ठीक है ना, उसमें से इस तरह की रचनाएं इस तरह निकलती चली जाती है और यहीं जो है आप छोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ इतना बड़ा बड़ा सा हो जाता है, जिसे हम सब्जी बनाने से पहले तोड़कर फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो ये कायिक प्रबंधन में पौधों को, बड़े पौधों से छोटे पौधों का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। इसका आप लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ब्रायोफिल्म का पौधा ले लीजिए, कांटेदार वाला पौधा होता है ना, कांटा कांटा सा निकलता रहता है, इतना मोटा मोटा सा, देखे होंगे आप लोग जंगल झाड़ी उड़ी के पास में निकलता है, उसमें बहुत सारे इस तरह कांटे निकलते, एक में से 3-4 कांटे इस तरह निकलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पौधे में कायिक प्रबंधन है, उसके पत्ती में ही पौधा निकल आता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग जल को भी देखे होंगे, जैसे पुराना पानी उनी जैसे लगा होगा ना गड़ई उड़ी में, तो उसमें बहुत सारे जलकोबियाँ निकल आती है, तो भी क्या करते हैं, कायिक प्रबंधन ही होता है। उसमें से एक पौधे से निकल कर बहुत सारे इस तरह फैलता फैलता तेजी से फैलता है, यानी कायिक प्रवर्धन की क्रिया तेजी से फैलती चली जाती है। तो ये आपका था अलैंगिक जनन, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे, अलैंगिक जनन। इसके बाद हम लोगों का जो आएगा ना, वो आएगा लैंगिक जनन, एक लंबा टॉपिक, एक लंबा चैप्टर, जिसका हमें कब लंबे समय से इंतजार था, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।